ठीक, गॉट इट। चलिए क्लास अब रिकॉर्ड भी हो गया है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर नहीं आपको? यस सर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, है ना। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा हमारे पास, x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर 0 प्लस h। जैसे ही 0 प्लस h लगेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h क्या तो या प्लस h क्या तो, क्योंकि एडिशन में 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना। तो 1 प्लस h, तो h की वैल्यू 0 लगते ही आंसर क्या आ गया 1 आ गया, है ना। तो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, बस केवल इसकी वैल्यू निकालने की, है ना। अगर वैल्यू भी हमारी 1 आ जाती है तो आंसर आ जाएगा इसका नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। आगे बताएंगे ना वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला, है ना। नीचे x बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखो बस के। f0 यानी क्या आ गया 0 प्लस 1 यानी कि 1। तीनों आंसर सेम है, एक ही ब्रेकिंग पॉइंट था, उस पर भी आंसर कंटिन्यूस आ गया। तो आंसर लिख सकता हूं मैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। एक ही बात, एक ही बात है, लॉजिकली एक ही बात, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है ना, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस। हाँ जी क्लियर है। तो बढ़ेंगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप बता देना क्लियर किया होगा ना क्वेश्चन, फिर आप पहले कभी देखना क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट ढूंढने थे और रिस्क केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे होती है, एक ही पॉइंट पे रिस्क थी, कंटिन्यूस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और 0 पर क्या आ गया कंटिन्यूस, बाकी और कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना, जिस पर हम चेक कर सकें। तो आंसर आ गया नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा बेसिक रूल्स का ध्यान रखना होगा। मैं लिखता हूँ और बताऊंगा क्या फर्क है इस क्वेश्चन में, क्या आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं रिवाइज किया तो। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती कर जाते हैं। f(x) और जो फंक्शन है हमारे पास वो है x² sin 1/x, है ना। फिर दूसरा हमारा है ये कब कंडीशन है, जब x इज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा है हमारे पास 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब शायद ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है हमें, 0 पर, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा हमारा, ऊपर वाला, और वैल्यू के लिए नीचे वाला। बात क्लियर है। नॉट का मतलब 0 से कम है तो भी ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, 0 से ज्यादा है तो भी फंक्शन यही इस्तेमाल होने वाला है, और वैल्यू के लिए फंक्शन 0 इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ हटा रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट वाली चीज को और राइट हैंड लिमिट वाली चीज को लिखा रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, है ना। हाँ जी, जो काम सबसे आसान है पहले वही कर लेते हैं, इस पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ जी बताएंगे कि f(x) जो यूज हो रहा है हमारा वो 0 यूज हो रहा है, तो मेरे को f(0) का आंसर निकालना है, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। अगर मैं सपोज करो f(1) का आंसर निकालना चाहता तो भी 0, है ना। जब f(x) 0 है, 0 में मतलब कुछ लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में थोड़ा संभल के काम करना है, जल्दीबाजी करो गलती कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन है x² और साइन 1/x। x की वैल्यू क्या लगाने वाला हूं मैं 0 माइनस h, यानी कि माइनस h ही होगी ना, 0 के कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लिमिट क्या होगी यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये माइनस h का होल स्क्वायर और साइन 1 में माइनस h। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, आइए माइनस h का होल स्क्वायर, h स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर रखा और यहाँ क्या लिख दिया मैंने साइन 1/h। अब लिखना मत, पहले मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर सकते हो, ठीक है। h की वैल्यू आपको लग रहा है यहाँ 0 लगेगी तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। ध्यान रखना कि साइन 1/h की वैल्यू चाहे एंगल कुछ भी हो,
साइन 1/h की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ये आप कई बार जानते हो, 11th में जानते हो, 12th में भी बताया है। कहाँ से नहीं, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हाँ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी, इसकी वैल्यू कहीं और जा ही नहीं सकती है ना, -1 और +1 के बीच में ही वेरी करेगी। तो क्या इसकी वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, नहीं होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, कुछ भी हो, चाहे -1 हो या +1 हो या इसके बीच में हो। अब h की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पे, 0। तो 0 से मैं अगर किसी डेफिनेट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बनेगा, 0। ध्यान रखना, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या लिखा जाएगा, 0। बिकॉज इसके पीछे रीजन है क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही वेरी करती है, -1 +1 हो सकती है, इससे इक्वल लगा हुआ है। तो किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। तो ध्यान रखना, इसलिए इसका आंसर 0 लिखा जाता है। हाँ ये क्लियर है मेरी बात सभी को, ये स्नेहा और आरव ध्यान रखना कि कुछ उल्टा सीधा यहाँ मत लिख देना, है ना, ये डेफिनेट वैल्यू है और डेफिनेट वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 बन जाता है ना। बिल्कुल वही है ना, साइन 1/h वेरी फ्रॉम, इसका मतलब ये हो गया, इस ये लिखने से ही समझ टीचर को समझ आ गया कि बच्चे को पता है कि वही वैल्यू -1 और +1 के बीच में कोई डेफिनेट वैल्यू आनी है और उसका मल्टीप्लाई किससे होना है, 0 से, तो 0 आंसर आने वाला है ना। या 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखे, उसमें कोई डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं पता ये क्या इसकी वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू आने वाली और डेफिनेट वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला काम। अब हम काम कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट पर, सेम लॉजिक राइट हैंड लिमिट पर भी काम करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, ऊपर वाला, यानी कि sin 1/x, x की वैल्यू क्या लगने वाली है, 0 + h। जैसे ही हम 0 + h लगाएंगे लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, 0 + h यानी कि h² और साइन कितना हो गया, 1/h। फिर वही सेम लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, h की वैल्यू क्या लगेगी, 0, ये तो क्या हो जाएगा 0², मगर ये कोई क्या होगी हमारे पास, डेफिनेट वैल्यू। और यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए कि चाहे एंगल कुछ भी हो, इसकी वैल्यू सिर्फ -1 और +1 के बीच में या -1 और +1 हो सकती है, कुछ और वैल्यू इसकी आ ही नहीं सकती। तो डेफिनेट वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। और तीनों चीज क्या है हमारे पास, 0। तो आंसर क्या आ गया इसका भी, नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। हाँ इसलिए आप देखेंगे इसका आंसर क्या लिखा है पीछे, एक बार चेक करेंगे आप, 24 का आंसर। चलिए किसी का चेक कर रहे हैं, देखेंगे 24 का आंसर क्या है, कंटिन्यूस है ना। Yes, आंसर f is continuous for all. ठीक है, बिल्कुल यही आंसर हम भी कह रहे हैं, है ना। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और उसके बाद ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी है। और 26 हमने कराया था, इसलिए कराया था, हमने कहा था कि 27, 28 और 29 तीन क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे हो गए होंगे, विशेष तो कह रहे हैं आपसे हो गए तीनों क्वेश्चन। स्नेहा और आरव आपने ट्राई करे, Yes sir, हो गए। हो गए सर, आरव आपने ट्राई करे थे, यस सर। चलिए फिर देखिए, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और कुछ आगे के क्वेश्चन और करेंगे। और वही वाली बात है ना, कुछ लॉजिक हट गया है पीछे से और वो यूज होता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि वो लॉजिक कैसे यूज होता है ना। तो मैं हटा दूं, आप कहें तो इस क्वेश्चन को हटा दें यहाँ से। चलिए मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसमें बस केवल ये ध्यान रखना था डेफिनेट वैल्यू का, बाकी कुछ इसमें भी मुश्किल नहीं। f(x) है ना, ये कह रहे हो एग्जामिन द कंटिन्यूटी। पहले बताओ एग्जामिन द कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। f(x - cos x - 1 x is not is equal to 0 और when x is equal to 0। क्वेश्चन की लैंग्वेज है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, बाकी आपके सब कुछ स्क्रीन पर है, सब आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ जी, क्या मतलब है इसका, एग्जामिन का मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। एग्जामिन का मतलब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है ना। तो मैं इसमें भी काम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू को। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देता हूँ, सेम लॉजिक है।
हाँ ये आरव, आपकी जो डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, वो तो एक हो रही क्वेश्चन आपके संग एक और डिस्कस करना था हमें, संडे को जो दिन रह गया था, है ना। एक वो क्वेश्चन में अभी बस लास्ट में रुक जाना 5 मिनट, मैं 5 मिनट में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, या जो भी आपकी दिक्कत है वो बताते हैं ना, मैं अभी कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो आपका वो काम भी कोई दिक्कत है मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इसका? 0। हाँ जी, मैं सीधे लिख रहा हूँ, जरा आप ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है इसके, क्योंकि आप जानते हैं। हाँ जी, वैल्यू क्या आने वाली है इसकी? -1। मतलब 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है? -1। तो इसका आंसर वैल्यू का क्या हो गया? -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर है sin x माइनस cos x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 माइनस h, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 माइनस h है ना, जैसे मैंने माइनस h लिख दिया, और माइनस का cos और माइनस का h, ये 11th के लॉजिक है सारे, ये हम यूज करते हैं। आइए बताएंगे ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन एच। बिल्कुल सही, ध्यान रखना साइन साइन ही रहता है, ये भी ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन साइन ही रहता है। cos माइनस थीटा, कॉस एच। cos माइनस थीटा, यानी मतलब माइनस करके उसको छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ cos माइनस h क्या बनेगा? कॉस cos एच। थीटा, है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स का अपना क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, और cos माइनस h तो cos h ही बन गया, यानी क्या हो गया एक तरीके से cos h। आप क्या लगने वाले? लास्ट स्टेप, h की वैल्यू 0। जब h की वैल्यू 0 लगाएंगे, sin 0 और cos 0, sin 0 का आंसर 0 और cos 0 का आंसर 1, और आंसर क्या बनेगा फाइनली? -1, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ना। चलिए, दो वैल्यू अभी तक हमारी सेम आ रही हैं, अब हम काम करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पर काम करने वाले हैं, और इसके बाद मतलब इस एक्सरसाइज के बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, पहले तो ये डिसाइड करो। ऊपर वाला है ना, दोनों केस में फंक्शन ऊपर वाला ही इस्तेमाल होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जो फंक्शन है हमारा वो है sin x माइनस cos x, x की वैल्यू क्या लगेगी? 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी कि h ही होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस का cos h, h की वैल्यू 0 लग गई तो sin 0 माइनस का cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, आंसर क्या हो गया? -1। और तीनों आंसर सेम हैं, तो एक बार स्नेहा देख लेंगे आंसर, जल्दी देख ले, चेक कर सकते हैं ये। हाँ बताएंगे ना आंसर क्या है 25 का? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एक ही बात है ना। 25 का चाहो तो एक बार X is continuous at all the points of x belong to R. ऑल पॉइंट्स, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं बाकी सभी कह रहे हैं, देखो इनसे क्वेश्चन हो गए हैं, कितना आप कह रहे हो शायद आपने ट्राई नहीं करे, है ना, और आप करना, कोई दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में बताना, है ना, कोई भी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मगर बहुत इजी है, लॉजिक वाइज आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, और जो आगे के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा लॉजिक फर्स्ट चैप्टर का इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट चैप्टर में भी वो लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है जो हटा दिया गया है, इस बार के लिए हटा दिया गया है, वो लॉजिक थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, उसके हल्का सा बेसिक कंसेप्ट बता करके फिर हम इन क्वेश्चन को करा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, पहले तो ये रहा, थोड़ा सोच के देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, देखो इस बार रिलेशन नहीं लेके आना कोई, ध्यान है, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें एक रिलेशन आया था, वो ध्यान है a = b + 2/3 करके आया था, है ना, मगर रिलेशन नहीं है इस बार क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आंसर आने वाले हैं a और b दोनों, है ना। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, रिलेशन लाना एक अलग बात होती है, वैल्यूज निकालना एक अलग कंसेप्ट होता है, मतलब इस बार हमारी वैल्यू निकलेंगी। इसमें जो फंक्शन है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हाँ मतलब फंक्शन लिख देता हूँ ना, फंक्शन क्या लिख रखा है 5, फिर यहाँ पर है ax + b, फिर है 21, x is less than = 2, x is greater than 2, less than 10,
और x is greater than इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ जी, पहले बताओ ये किन पॉइंट्स पर रिस्क है? रिस्किंग वाले पॉइंट कौन से 2 पॉइंट है जिस पे वो रिस्क है एक तरीके से? 2 और 10। और फंक्शन कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, यानी कि ये फंक्शन 2 पर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। और 10 पे भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। तभी तो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, है ना? नहीं तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो पहले मैं 2 पर क्या निकालूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, और तीनों को आपस में क्या कर दूंगा? इक्वल। फिर मैं 10 पे करूंगा, 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, तीनों को क्या कर दूंगा? इक्वल। 2 इक्वेशन बन के आएंगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकल आए। चलिए एक हल्की सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ऐसे करने वाले हैं ना। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखने की फॉर्मेलिटी आप लिख लेना, बहुत इजी है। 2 माइनस, आज बात बोलते हो 2 माइनस में फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? 2 माइनस 5 और x की वैल्यू क्या लगेगी? 2 माइनस एच। अब इसमें x है ही नहीं तो लगेगा कहाँ? और फिर उसके बाद क्या होगी? लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 5 ही तो रहेगा ना, क्योंकि 2 माइनस एच तो जब लगता है ना जब x नहीं होता। h की वैल्यू क्या लगेगी? 0। क्या आ गया इसका आंसर? मैं कहा x की वैल्यू 2 माइनस एच लगाई, समझ में आ रहा? हो तो वही रहा है। x की वैल्यू क्या लगाते हैं? 2 माइनस एच, मगर x की वैल्यू 2 माइनस एच लगेगी कहाँ जब x है ही नहीं, तो 5 ही रहेगा। अब h की वैल्यू क्या लगेगी? 0। हाँ, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 5 ही रहने वाला है, क्योंकि h होता तब तो 0 लगाते ना कहीं, तो यदि कांस्टेंट है तो आंसर कांस्टेंट ही आने वाला है, यानी कि इसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया? 5। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 5 आ गया। अब वैल्यू मतलब f2, कहीं पे बताओ f2 के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हाँ, f2 की वैल्यू भी क्या होगी? एक तरीके से 5 ही होगी, है ना? जब कुछ भी लगा दो, f2 कर दो चाहे f3 कर दो, जब उसमें x है ही नहीं तो वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी 5 ही आने वाली है ना? तो वैल्यू भी क्या आ गई? 5। अब हम क्या निकालने वाले हैं? इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, पर अब थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, वेरिएबल आ गया। हाँ, फंक्शन कौन सा काम करेगा यहाँ पर? आपका ax प्लस बी। हाँ जी, x की वैल्यू 2 प्लस एच। जैसे ही 2 प्लस एच लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस एच प्लस का b। हाँ जी, h की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 लगाएंगे तो आंसर क्या आ गया? 2a प्लस बी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, यानी कि 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 10 पर भी कंटिन्यूअस है। अगर मैं इनको इक्वल करूंगा तो बताओ एक इक्वेशन क्या बनने वाली है? पहली इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5। बिल्कुल सही कहा आपने, कि 2 पर कंटिन्यूटी की वजह से एक इक्वेशन बन के आ गई है, जो हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। अब क्या होने वाला है? 10 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू निकालेंगे, उससे एक इक्वेशन और बन के आएगी, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू को निकाल देंगे, है ना? लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो लॉजिक क्लियर है तो हम जाते हैं आप 10 पर, यानी कि 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ये आ रहा उसमें, यहाँ को हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यहाँ से थोड़ा सा दिख रहे हो? Yes. हाँ, बता देना, देखो कभी भी हो थोड़ा सा बस आपको बताना है एक बार, जब आपको पूरा वेट करेंगे आप। वैसे आज क्लास भी रिकॉर्डिंग में है, तो बाद में भी आप देख सकते हो बड़े आराम से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, तो फंक्शन है ax प्लस बी इस्तेमाल होगा। x की वैल्यू क्या लगने वाली है? 10 माइनस एच। नहीं, आप बहुत अच्छे से सीख ही गए होगे। लिमिट s टेंड्स टू 0, a x की वैल्यू क्या हो गई? 10 माइनस एच प्लस का v, h की वैल्यू 0 लगाएंगे, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 10a प्लस b। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू दोनों के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है? 21। तो साफ पता चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। वैल्यू अगर हम करेंगे f10 की तो भी 21 आनी है, और अगर राइट हैंड लिमिट करेंगे, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस भी करने वाले हैं अगर, तो भी फंक्शन 21 ही इस्तेमाल होगा, यानी कि इसका आंसर भी फाइनली 21 ही बनेगा। ये भी आप साफ दिखाई दे रहा है ना, जब कांस्टेंट
बिल्कुल सही है ना, ये कंटिन्यूअस है। तो दूसरी इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये दो इक्वेशन हमारे पास फाइनली बन चुके हैं। हाँ जी, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर का नाम याद है? 10th क्लास में कौन सा चैप्टर है जहाँ सिखाया जाता है इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना? हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं उसमें, और आपको ध्यान हो, यूनिक सॉल्यूशन, लो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस है ये? यूनिक सॉल्यूशन। यदि आपको पता है कैसे पता चलता है यूनिक सॉल्यूशन का केस है ये? कुछ याद है? देखिए, इसका लॉजिक होता है 2/10, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, 1/1 कंपेयर करते हैं। 2/10 कितना हो गया? 1/5। और पहली बार ही जब कट लग जाता है तो कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। दूसरी बार कट लगता है तो दूसरी बार हाँ, नो सॉल्यूशन। और अगर कोई कट नहीं है, आपस में तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आंसर केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही निकाला जाता है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आंसर नहीं निकाला जाता और नो सॉल्यूशन के केस में भी आंसर नहीं निकाला जाता है ना। सॉल्व करने के कितने मेथड है? 3, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करते हैं? सबसे इजी मेथड कौन सा माना जाता है? इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जिसमें ऑलरेडी बी के कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर है आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। बी से बी कैंसिल। 2 माइनस 10 माइनस का 8a और कितना हो गया? माइनस का 16। माइनस से माइनस खत्म, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। कहीं लगा दो, इस पर लगा दो, इस पर लगा दो, आंसर फर्क नहीं पड़ता। और 2 2 4, 5 माइनस 4, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। चलिए, विशेष चेक कर रहे हैं तो आप ही देखो, यही आंसर है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। आंसर भी इन्होंने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, कितने का आपको क्लियर है? मतलब कहीं कंफ्यूजन तो नहीं जरा भी? स्नेहा, आरव, चलिए क्लियर है। तो बढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और जैसे मैंने कहा, कुछ लॉजिक इसमें फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, और वहां भी हमें ये चैप्टर का लॉजिक नहीं कराना क्योंकि ओमिटेड है। केवल अब 2 एक्सरसाइज करनी होती है आपको फर्स्ट चैप्टर में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, थर्ड एक्सरसाइज में आता है। थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज आपकी दोनों हटी हुई हैं, यानी केवल 2 एक्सरसाइज आपको फर्स्ट चैप्टर में करनी होती है ना। तो ये लॉजिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि हमें फर्स्ट चैप्टर में भी अब नहीं करना। हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन एक ही लॉजिक पे हैं, 31, 32, 33, और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 34। इसके साथ ही हमारा कंटिन्यूटी खत्म होता है। कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आगे भी नहीं है, इवन मिसलेनियस में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि फिर आपको डिफरेंशिएट भी ही चलेगी। आप में तो हटा दूं, मैं ये हटा सकता हूँ ना? हाँ, बता दिएगा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बता दें, पहले डिस्कस करेंगे तब हटाएंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में से हट गया है ना। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक पैटर्न पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पहले बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर लिखने का काम करेंगे आप एक बार, है ना। f(x) इज इक्वल टू कॉस और एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। शो करना है, यानी कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो कंटिन्यूअस तो है, प्रूफ करना है ना। अब लॉजिकली समझना कि इस क्वेश्चन में क्या फर्क आ गया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। और ये cos x वगैरह जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? cos x cos थीटा जो भी कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये जो fx है, वो 2 फंक्शंस को मर्ज करके बना है। ये फंक्शंस 2 फंक्शंस को मर्ज करके बना है ना। तो बात समझे। अब 2 फंक्शन हैं कौन कौन से, मैं वो भी बताऊंगा कैसे आप सीखोगे। बहुत आसान है, 2 मिनट में सीख जाओगे। fx इज इक्वल टू, मैंने लिखा cos x और यहाँ पे gx, और दूसरा लिखा मैंने hx और वहां लिखा मैंने एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको समझाऊंगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है
GOH, GOH मतलब दो फंक्शन को मर्ज करके बना है। GOH का जो लॉजिक होता है वो होता है G of HX। GOH को कैसे पढ़ा जाता है? G of HX, यानी कि ये और ये एक ही बात है ना। पहले समझ लेना एक बार, फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको दोबारा। HX क्या है हमारे पास? HX हमारे पास कितना है? x स्क्वायर। अब यहां से देखना कि जो GX है वो मैंने क्या लिखा है? cos x लिखा है। अगर मैं आपसे कहता कि G2 की वैल्यू बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूं आपसे, तो आंसर क्या लिखते हैं आप इसका? cos 2। अब मैं कह रहा हूँ GX स्क्वायर की वैल्यू बताओ, जबकि GX ये है, क्या लिखेंगे आंसर इसका? cos स्क्वायर, cos x स्क्वायर। यानी कि 2 है तो x को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? 2 से रिप्लेस कर दिया। यानी कि g x स्क्वायर है तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे? x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि इसको जो कंपोजिशन किया तो ये वापस देखो fx आ गया, नहीं आ गया ऊपर? हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा पूरा। पहले तो हल्का सा ब्रीफली मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको आराम से समझाता हूँ थोड़ा सा। पहले वो कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है कि पहला वाला ये होगा, दूसरे वाला ये होगा। फिर तो ये बड़ा कंफ्यूजन आपको आएगा, कोई पहले इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया पहले। अगर मैं इसको पहले ले लेता, GX को यहाँ ले लेता, तो GOH फिर ये नहीं आता निकल करके। उसका लॉजिक समझना कैसे पढ़ा, कैसे मैं मतलब एक पैटर्न से याद रखा जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो। क्या पढ़ोगे? cos x स्क्वायर, ऐसे तो पढ़ोगे। पहले क्या पढ़ा आपने? cos पढ़ा, फिर x स्क्वायर पढ़ा। यानी कि जो पहला फंक्शन है GOH अगर हम कर रहे हैं तो इसमें पहला फंक्शन कौन सा है? G। तो GX क्या लेंगे? cos x, और HX क्या लेंगे? जो उसका एंगल है x स्क्वायर। तो ये बात है ना कि पहले कैसे लिया है ना। बात आ रही है इनकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में इन दोनों फंक्शन को मर्ज कर दिया गया, यानी इसको क्या कहते हैं? GOH कहते हैं या G of HX कहते हैं। एक ही बात है ना, ये एक ही बात होती है। तो HX क्या है? x स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि GX x स्क्वायर है, GX सॉरी cos x है। तो अगर मैं आपसे पूछता GY का आंसर बताओ, हाँ तो सही बात है, आंसर क्या लिखते हैं आप? cos y। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि GX स्क्वायर का आंसर बताओ, तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे? इस cos के ऊपर इसका नहीं लगेगा, ध्यान रखना। एंगल की जगह क्या हो जाएगा एक तरीके से? cos x स्क्वायर। और ये cos x स्क्वायर यानी वापस क्या आ गया? fx ही तो आ गया। कंक्लूजन ये हुआ कि ये जो fx है वो दो फंक्शन से मिलके बना है। कौन कौन से फंक्शन से मिलके बना है? cos x और तो gx ये है और hx ये है, जिसमें एक क्या है? cos x है और दूसरा क्या है? x स्क्वायर। पहली बात समझ आई नहीं आई? पहले इसको डिस्कस करेंगे एक बार कि आरव और स्नेहा ये बात थोड़ी समझ में आ रही है कि ये दो फंक्शन से मिलके बना है। और कौन से दो फंक्शन हैं? पहला फंक्शन cos x है, दूसरा x स्क्वायर है। ये बात थोड़ी क्लियर हो रही है मेरी? आगे आपसे मतलब पूछेंगे कि बताओ कौन सा GX होगा, कौन सा HX होगा, इसलिए थोड़ा सा पैटर्न याद रखो, इसको बहुत आराम से पेशेंसली पढ़ो। तो क्या पढ़ेंगे? cos x स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर क्या आएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x स्क्वायर, है ना। और इन दोनों को कंपोजिशन करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो वापस fx ही आ जाएगा। तो पहले तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। ये एक्सरसाइज 1.3 है ना। अब लॉजिकली कैसे करने वाले हैं, इसको क्या प्रूव करना था हमें? कंटिन्यूअस शो करना था, कंटिन्यूअस। अगर मैंने cos x यानी कि gx को क्या प्रूव कर दिया? कंटिन्यूअस। फिर मैंने hx यानी कि x स्क्वायर को क्या प्रूव कर दिया? कंटिन्यूअस। मैं लास्ट में क्या कर लूंगा? gx is continuous, hx is continuous, hence its combined function fx is also continuous। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनको कंबाइन करने पे जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या आएगा? हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा। पहले थोड़ा सा पैटर्न क्लियर हुआ, और है ना। अब थोड़ा सा काम करते हैं GX पर, है ना। GX पर काम करते हैं। जो GX है वो हमारा क्या है? cos x। इसकी क्या प्रूव करनी है हमें? कंटिन्यूटी। आप सब जानते हो, बताओ क्या करने वाला हूँ? बिल्कुल सही है ना, कोई पॉइंट नहीं है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करवा रहा है ना, कोई ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं है। तो इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक होगी? एट x = a पर। और ये क्या आने वाला है? कंटिन्यूअस आने वाला है। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया? cos x। यानी कि लिमिट, थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ तो सेम चीज है, यानी कि cos x की वैल्यू क्या हो गई? a माइनस h। चाहे आइडेंटिटी लगा दो चाहे डायरेक्ट लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। आंसर क्या आ गया उसका? अल्टीमेटली cos a।
और इसको हल्का सा ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई cos। और अब क्या निकालेंगे इसकी हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यहाँ पर cos x, यानी कि लिमिट क्या हो गई s टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई a प्लस h की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ गया cos a। वैल्यू वैल्यू ga है ना, ga हाँ जी क्या बन जाएगा, और cos a gx अगर cos x है तो ga भी क्या हो जाएगा cos a, और तीनों वैल्यू सेम है तो gx क्या प्रूव कर दिया मैंने, कंटिन्यूअस। तो gx हमारा क्या प्रूव हो गया एक तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूअस। अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से hx पे क्या प्रूव करूंगा कंटिन्यूअस, किस पर a पर, है ना। तो gx इज कंटिन्यूअस, hx इज कंटिन्यूअस, hence its combined function fx, combined मतलब goh एक तरीके से, है ना, इनको कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी है, यही हो सकती है ना। क्या निकालने हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन कौन सा है हमारे पास x स्क्वायर, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस h का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू 0 लगेगी तो आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। फॉर्मेलिटी से थोड़ी सी देर में नहीं कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यहाँ x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस h का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया इसका स्क्वायर। और वैल्यू हमारा जो hx है, यानी कि वैल्यू जब निकालेंगे h है तो आंसर क्या आएगा इसका भी a स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखा दिया कि hx भी क्या है कंटिन्यूअस। लास्ट में लिखूंगा बस केवल gx is continuous, hx is continuous, hence its combined function fx is also continuous। और लास्ट में जो लाइन लिखी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। मेन जो समझने का काम था ना वो केवल ये था, ये तो फॉर्मेलिटी है आपके लिए, आप जानते हैं मैंने तो फॉरवर्ड तो इतने क्वेश्चन कर चुके, 30 क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं इसी पैटर्न के, तो आपको याद हो गया होगा, है ना। तो a प्लस ए माइनस और जी ए, यहाँ a प्लस ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस, राइट हैंड के लिए a प्लस और एच ए, ये तो कंटिन्यूस आ ही जाता है बड़े आराम से, है ना। लास्ट में लिखेंगे gx is continuous, hx is continuous, hence its combined function fx is also continuous। लास्ट में लाइक लिख देता हूँ gx is continuous, फिर लिखूंगा hx is also continuous, hence its combined function, hence its combined function fx also continuous। बस साइंस प्रूफ। चलिए किसी को पहले दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो डिस्कस कर लें आराम से, है ना, क्योंकि आगे के दो क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से चलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं है, लॉजिकली बिल्कुल सेम चीज में आगे के दो क्वेश्चन में करने वाला हूं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके साथ ही हमारी ये कंटिन्यूटी बिल्कुल खत्म होने की तरफ ही है, कंटिन्यूटी हमारा एंड होने की तरफ। और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी तो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी चल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस कर दो, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस कर दो, वैल्यू के लिए एग्जैक्ट वही ले लो, और ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक किया जाता है, कुछ नहीं रखा होता तो ए पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बस इतनी सी थोड़ी थोड़ी बातें हैं और बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। हाँ यार अब कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसको लेकर के, कंपोजिशन को लेकर हल्का सा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे 1.3 है और वो 100.3 को हटा दिया गया है, तो वैसे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लॉजिक को, और अब हमें जरूरत सर नहीं हमारी पड़ेगी। मैम ने तो सर 30th क्वेश्चन के बाद ही बोल दिया कि हाँ जी। syllabus आ रहे हैं। सर हमारी मैम ने सर 30th क्वेश्चन तक ही कराया था, वो बोली थी कि 31st 32nd 33rd और 34th सिलेबस के नहीं है। अच्छा वो मतलब कराया ही नहीं है ना। यस सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये कंपोजिशन फंक्शन हट गया है ना, वही वही चीज थोड़ा सा ना, ये इंटर ऐसे इस तरह से स्पेसिफिकेशन है नहीं सीबीएसई की तरफ से, ये क्वेश्चन हटे हुए हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हट गया है तो इसलिए चांसेस आने की इनकी थोड़ी कम ही हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से लिंक है, तो इसलिए आपके स्कूल में आप कह रहे हो कराया ही नहीं।
फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ 32 और 33 का। जैसे हम आप ही जानते हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिलेबस डिलीटेड नहीं है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हल्का सा कुछ आप एक्स्ट्रा भी सीख लें, तो भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 मैं चाहूंगा कि आपके संग डिस्कस करके किया जाए, और बहुत ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि वो सेम पैटर्न है तो आप कर ही लोगे। हल्का सा टाइम लगा करके इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे हम 32 और 33 को भी, और फिर 34 को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा कंटिन्यूटी खत्म होता है। ये 31 था, जो कराया था ना वो 31 है। अब जो हम यहाँ लिखा है बोर्ड पर वो है क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, ये अगर आपने लिख चुके हैं तो थोड़ा डिस्कस करें आपके संग कि एफ एक्स इजिकल टू क्या है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो जरा ढंग से। इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ने में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है। क्या पढ़ेंगे इसे हम? मॉडुलस ऑफ cos x। तो क्या पढ़ा पहले आपने? मॉडुलस पढ़ा, फिर पढ़ा cos x, यानी कि दो फंक्शन इसमें मर्ज होके बने हैं। कौन से दो फंक्शन हैं? एक gx क्या है? मॉडुलस ऑफ x, इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है इसमें? hx, और hx क्या है हमारे पास? cos x। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो वापस क्या आना चाहिए? fx। कंबाइन करने का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? एक तरीके से GOH। GOH का मतलब होता है एक तरीके से g ऑफ hx। अब जब देख लो बहुत इजी है। hx क्या है हमारे पास? cos x। अब gx क्या है? mod x है। अगर मैं आपसे कहता g2 का आंसर निकालो तो आप क्या करते थे? मॉड के अंदर 2 लग देते। अब यहाँ क्या है? g cos x। तो जब मैं g cos x का आंसर पूछूंगा आपसे तो आप x को किससे रिप्लेस कर दोगे? cos x से रिप्लेस कर दोगे। दोबारा समझाते हैं कि मैं कह रहा हूं gx क्या है? एक तरीके से mod x है। मैं कहता आपसे g2 का आंसर निकालो तो x की जगह आप क्या लगा देते? 2 लगा देते। मैं कह रहा हूं g cos x निकालो, मॉड के अंदर क्या लगा देते आप? cos x ही तो लगा देते। ये वापस ऊपर आ गया, नहीं आ गया? देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना। वैसे अभी ये आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि हटा दिया गया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और फिर भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे, किसको मैंने gx माना, किसको मैंने hx माना, और इसके पढ़ने में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है। आपने उल्टा सीधा मान लिया तो फिर आपको ये नहीं आएगा, मतलब कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाती कहीं पर भी नहीं आएगा। इसको बहुत पेशेंसली पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? मॉड cos x। तो पहले क्या पढ़ा आपने? मॉड, यानी कि मॉडुलस फंक्शन कहते हैं इसको। तो ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। और cos x की तो कंटिन्यूटी मैंने अभी प्रूव करी ही है, इसको दोबारा क्यों लूं? वापस कर चुका हूं, है ना। मैं एक छोटी सी फॉर्मेलिटी आपके लिए कर देता हूं। कंटिन्यूटी किसकी दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर? मॉड x की, है ना। मॉड x की मैं कंटिन्यूटी यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ gx और मॉडुलस ऑफ फंक्शन, और क्या प्रूव कर रहा हूँ? इसकी कंटिन्यूटी। किस पे प्रूव करूंगा इसकी कंटिन्यूटी को? a पर, है ना। चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और मॉडुलस ऑफ फंक्शन, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। हाँ, ये बताएंगे इसका आंसर क्या लिखने वाला हूँ मैं? मॉड ए। बिल्कुल सही बात है, h की वैल्यू 0 लग जाएगी तो आंसर क्या आ गया? मॉड ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है हमारे पास? मॉड ए। अब हम निकले हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और यहाँ से मॉड x, यानी कि लिमिट क्या हो गई? h टेंड्स टू 0। वही फॉर्मेलिटी है, बार बार h के लिए फिर लगेगी 0, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? मॉड ए। दोनों आंसर सेम है। और अगर gx मॉड x है तो ga का आंसर क्या होगा? मॉड ए, है ना। वैल्यू की बात करें तो ga का आंसर क्या लिखेंगे? मॉड ए। और देखिए तीनों वैल्यू क्या आ गई है? मॉड ए। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? gx इज कंटिन्यूअस, hx fx को भी दिखाया था कंटिन्यूअस, तो gx इज कंटिन्यूअस, hx इज कंटिन्यूअस, हेंस इट्स कंबाइंड फंक्शन
fx यानी कि mod cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए क्लियर है मेरी बात ये। चलिए अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि मैं किसको gx मानने वाला हूं और किसको hx मानने वाला हूं। इसको बहुत पेशेंसली पढ़ें, इसी में जैसे कह रहा हूं उसी का आंसर भी छुपे हुए थे। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन। जो fx है वो है आपका sin mod x। हाँ जी, ये दो फंक्शन से मर्ज होके बना है। एक तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है ना। दो फंक्शन से ये मर्ज होके बना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक मॉडुलस फंक्शन। अब बात आ रही है कि किसको gx मानना है और किसको आपको hx मानना है। हाँ जी, आप बताएंगे जरा। sin x dx और mod x। यहाँ पे क्या हो गया, sin x और hx क्या हो गया, mod x। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब मैं इनको कंबाइन करूंगा GOH निकालूंगा यानी कि g ऑफ hx निकालूंगा, मींस g ऑफ hx का मतलब g ऑफ क्या निकालूंगा, mod x। अब समझ ले रहा, अरे gx क्या है, sin x। अगर मैं g2 पूछता तो x की जगह 2 लगा देते, और g mod x पूछूंगा आपसे तो डेफिनेटली बात है कि साइन एंगल में mod x आएगा यानी कि वापस fx मिल जाएगा, है ना। बहुत आसान तरीका है, तरीका थोड़ा सा समझने का है बस, है ना। अब इसकी कंटिन्यूटी हम प्रूव कर चुके हैं, अभी दिखाई थी। cos x की कंटिन्यूटी प्रूव कर चुके हैं, ऐसी sin x की हो जाएगी। अरे sin a लेफ्ट हैंड लिमिट भी sin a, राइट हैंड लिमिट भी sin a, तो gx is continuous, hx is continuous, hence its combined function fx is also continuous। प्रूव खत्म क्वेश्चन। चलिए क्लियर है। हाँ स्नेहा, और आपको डिस्कस नहीं करना है इस चीज को लेके अभी? No, sir. चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन 34 इसके साथ ही क्वेश्चन ये हमारा खत्म होता है। 34 के बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है, और फिर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। इसका फॉर्मूले का सेट भी आपके संग शेयर करूंगा फिर मैं, और डिटरमिनेंट की तैयारी करते चलिए। नेक्स्ट वीक डिटरमिनेंट का टेस्ट है, असाइनमेंट्स भी किसी दिन हम आपके संग डिस्कस करेंगे, और जो हट गए हैं प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन उनको हम असाइनमेंट्स में आपको मेंशन कर दूंगा, और मैं वो आपको नहीं करने हैं ना। जहां भी आपको प्रॉपर्टी दिखाई पड़ जाए वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सारे हटे। बहुत मेन चीज आपके लिए इजी हो गई है। सर आपने डिटरमिनेंट्स का असाइनमेंट नहीं भेजा ग्रुप पे? चलिए मैं शेयर कर दूंगा, है ना। मुझे ऐसा ध्यान कि सेट करने पहले, चलो आप कह रहे हो तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो हो सकता है किसी और के संग मैंने किया हो तो मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप 30, आज ही कर दूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, और बहुत अच्छा असाइनमेंट है। कुछ क्वेश्चन तो उसके हम बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे, बड़ा यूनिक क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू कितना है, mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1, है ना। ये हमें करना है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि वो पॉइंट्स जिस पर रिस्क है ना, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो ध्यान रखना पहले तो देखो, अगर ध्यान जानते हो आप कि mod x या तो प्लस का x होगा या फिर क्या होगा, माइनस x होगा। प्लस का x कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x कब होता है, जब लेस देन 0 होता है। तो एक पॉइंट जिस पर रिस्क है वो कौन सा आ गया, 0 इक्वल टू, उसके लिए बताएंगे ना। वैसे देखा जाए तो चीजें 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, किसमें, या तो 0 होगा, या 0 से कम होने पे क्या कहते हैं उसको हम नेगेटिव, या फिर 0 से ज्यादा होने पे क्या कहते हैं पॉजिटिव। ऐसे तो 3 चीज पर डिवाइड होता है, मगर जब हम बेसिकली डिवाइड करते हैं तो हम केवल डिवाइड करते हैं नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, समझ आ रहा है। ये बेसिकली डिवीजन किसमें है, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव में आता है, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में रखा जाता है। 3 पार्ट में ना करके हम उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव। बात क्लियर है मेरी, क्योंकि 0 तो 0 होता है, 0 के आगे प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, है ना। ये तो न्यूट्रल कैटेगरी में है, और ये नेगेटिव होता है, यानी कि mod x का आंसर अगर 0 है तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 0, और अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अपने आप आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर सपोज करो x की वैल्यू -2 लेके चल रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखिए मॉड में -2 आंसर क्या आएगा, +2। वो तो एक सिंपल तरीका है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाला तरीका है कि अब जो fx है वो क्या इस्तेमाल होगा, -x,
क्यों? क्योंकि x के लिए क्या लेके चला हुआ है -2। -2 का मतलब 0 से कम वाली कैटेगरी। थोड़ा समझ आ रहा है मेरा लॉजिक? नहीं देखो इसको डीप में समझेंगे, थोड़ा डीप में समझेंगे और इसको समझना होगा अच्छे से। पहले बेसिक कंसेप्ट समझो ना, तभी क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। बहुत आसान से जवाब देना। पहले मैंने मॉड में -3 लिया, आंसर क्या लिखेंगे? 3। ठीक, ये तो सिंपल 10 तक की बात हो गई। तरीके से 10th में ये बताते हैं कि भाई मॉड का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, अब मैं -3 लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? x के लिए -3। तो पहले बताओ फंक्शन कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला यूज होगा या नीचे वाला यूज होगा? -3। 0 से कम पर फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? -x। तो f(x) क्या इस्तेमाल होगा? -x। पहले बात क्लियर है कि नहीं मेरी? अब मैं आंसर किसका निकाल रहा हूँ? f -3 का। तो यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा? -3। तो यानी कि आंसर क्या हो गया? +3। यानी कि मैं अगर शॉर्ट में कहूँ कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा या डिटेल में समझाऊं, बात लॉजिकली एक ही है। अगर मैं 0 लेके चलूंगा तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? f। अगर मैं 0 लेके चल रहा हूँ तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? x। और जब मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यानी कि 0 का आंसर क्या हुआ मॉड में? 0 ही आया। अगर मैंने इसमें 2 लेके चला तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला। f(x) क्या हो जाएगा? x के बराबर। और जब मैं 2 लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? इसका 2 आएगा। मतलब कंक्लूजन ये है कि आंसर इसका भी हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव। और इसका आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव का मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि 0 तो हो सकता है मगर कभी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता। हाँ, क्लियर है मेरी बात? ये चलो और थोड़ा सा जरा डीप में जाना है इसके रहा। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास? एक ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है जिस पर रिस्क है? 0। दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट यहां से निकालेंगे, मॉड ऑफ x + 1। या तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्लस का x + 1 या फिर क्या होगा? माइनस का x + 1। बात क्लियर है? प्लस का कब होगा? जब x + 1 > 0। माइनस कब होगा? जब x + 1 <0। बात क्लियर है मेरी? देखो हम ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या लिखेंगे मालूम है? कैसे लिखेंगे? x is greater than = -1। इसको क्या लिखेंगे? x is greater than = -1। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे? x is less than -1। तो इसका जो सही तरीका है लिखने का, ये x + 1 है कब? जब x is greater than = -1। माइनस का कब है? जब x is less than -1। बात थोड़ी समझ आई नहीं आई? आती 0 सही है, आता 0 सही है ना? इसका आंसर भी क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। अगर हमें -1 लेके चल रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? मतलब आंसर क्या बनेगा? 0। क्योंकि इक्वल टू -1 में आंसर यहाँ लगा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और अगर मैं सपोज करो -2 लेके चल रहा हूं तो -2 लेके चल रहा हूं तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। यानी कि फंक्शन क्या इस्तेमाल होगा? माइनस का x + 1 और -2 है यानी कि -2 + 1 यानी कि -1 यानी कि आंसर क्या आ गया? 1। और यहाँ लगा के देख लो भाई f(x) = कितना है? मॉड ऑफ x + 1। मैं क्या निकलवा रहा हूँ? -2। तो मॉड में कितना हो गया? -2 + 1 यानी कि मॉड में -1 यानी कि आंसर तो +1 ही लिखूंगा। अल्टीमेटली आंसर सेम आने वाला है, मगर इसके मेरे को ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढने थे। 2 ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए। कौन कौन से? 0 और -1। यानी कि केवल डिस्क किस पे है? 2 पॉइंट पे है, 0 पर और -1 पे। अगर 0 और -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? अगर कंटिन्यूअस यानी कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर 0 पर सपोज करो डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। सपोज करो इस पर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस एट x = दोनों पर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 एंड -1। मतलब ऑप्शन सारे हो सकते हैं। अगर दोनों पर कंटिन्यूअस है तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना? और जिस पर है मतलब कंक्लूजन ये कि सच आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब पहले टाइम देखेंगे क्योंकि इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा यार। ऐसा प्रॉपर टाइम होगा तो ही कराएंगे, नहीं तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए आपकी कोई क्लास तो नहीं है अभी? हाँ, इसने आपकी 6 बजे क्लास तो आप कैसे क्या कहते क्लास तो नहीं आपकी 6 बजे कोई? क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ 58 हो चुके हैं। ये 2 मिनट में क्वेश्चन होने वाला नहीं है, इसको कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे
स्नेहा Yes, आपकी sir. Next. क्लास है आपकी? Yes, sir. चलिए मैं अभी केवल इतना समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि मॉड एक्स क्या होता है, आंसर इसमें प्लस में आता है। मॉड एक्स क्या होगा? प्लस एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब? जब एक्स लेस देन 0। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का एक्स प्लस 1 जब एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जाना है ये जो आंसर आया है ना वो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ही आया है ये आंसर। जाना नहीं, ये आंसर आता कैसे है? एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया? -1। एक्स प्लस 1 यानी कि माइनस का है कब? जब x प्लस 1 लेस देन 0, तो उससे आंसर क्या हो गया? x इज लेस देन -1। तो उसके दो ब्रेकिंग पॉइंट निकाले मैंने, 0 और -1। इन दोनों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है? तो उसको हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना? तो इनका क्लास होती है 6 बजे और इसमें कम से कम मैं 5 मिनट और लगाऊंगा, आराम से समझाऊंगा इसको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है, मगर लॉजिक इससे क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन का भी, है ना? चलिए और अब आपके एक दो क्वेश्चन आपको जो भी थे उसको डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं। Thank you, sir. वेलकम जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? आपको कोई अब सर एक डिफिकल्टीज वो है वो क्वेश्चन था डिस्कस। ना जो आप बोल रहे थे कि रेंज में नहीं है। हाँ है जी। एक क्वेश्चन आपका उसको डिस्कस करना है, बाकी आप बताते हैं ना जो भी आप कहना चाहते हो। मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका आरब 15 था ना? 1 मिनट सर। 15 Yes, sir, पेज नंबर ठीक था। 169 एक बार निकाल देना, यही याद है मेरे को। चेक करना ही था ना? यस सर। सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/√। हाँ ये पहले बताएंगे ना इसमें हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, ये आपको शायद समझ नहीं आएगा अभी, थोड़ा सा टाइपोलॉजी का डिफरेंशिएबिलिटी का लॉजिक है सर 14 14 तो कर सर लिया 14 या 15 में से ही था कोई। 15 ही होगा, 14 का तो मुझे जानना है। मैंने x के लिए sin थीटा पुट करके 2 sin थीटा cos थीटा आंसर आ गया था, यस सर है ना? 15 में ही थी आंसर, तो 15 का भी आ गया, बस एक लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करना है। मैं यस सर। पूरा क्वेश्चन कर ही देता हूँ इसमें ना। तो x के लिए क्या पुट करेंगे इसमें हम? cos थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? सेक इनवर्स, यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ ये ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आपको आरव? यस सर। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये क्या बन गया? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ऊपर जाके बन गया sec 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा हो गया, और थीटा का मतलब क्या हो गया एक तरीके से? cos इनवर्स x। तो इसका आंसर आ गया -2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर चेक करो, देखो ये आंसर होगा ना इसका? यस सर। एक मिनट। हाँ एक बार चेक कर लीजिए, आपको इसको बता दूं मैं, है ना? इसको थोड़ा पढ़ लेना मॉडुलस फंक्शन का कैसे काम करता है ना? चलिए अब बात आ रही थी आपकी वो रेंज वाली बात, है ना? रेंज वाली बात डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा कि x की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/√2। x की वैल्यू क्या लगाई हमने? cos थीटा। cos थीटा 0 से लेकर के 1/√2। तो इसमें थीटा जो वेरी करेगा ना वो करेगा हमारा π/4 से π/2। और यहाँ पे sec इनवर्स sec 2 थीटा जब भी बन सकता है जब वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में लाई करे। π/4 कैसे हो गया? वो बताता हूँ जरा। 2 थीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा? π/2 से लेके पाई, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज ही होती है। तो ये है ना sec इनवर्स sec 2 थीटा क्या बन जाएगा? 2 थीटा। पहले आपको कंफ्यूजन एक तो इस वाले पॉइंट को लेकर के है ना, नाम डालता हूँ। इसके अलावा पहले बताओ और कहीं दिक्कत है कहीं क्या? नहीं सर, बस उसी पॉइंट पे रिगार्डिंग। चलिए अब समझ गया है ना कि cos की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से लेकर के 1/√2 तक वेरी कर रही है, मगर cos में होता उल्टा है। एंगल बढ़ेगा वैल्यू कम होगी। पहले ये जानते हो ना कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो वैल्यू तो भले ही 0 से लेकर 1/√2 तक वेरी कर रही है, मगर एंगल π/4 से π/2 वेरी करेगा, क्योंकि उल्टा होता है कि एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। यानी कि 0 वैल्यू किस पर आएगी? 90 पर, और 1/√2 वैल्यू कब आएगी? 45 पर। तो थीटा वैल्यू करेगा π/4 से π/2, तभी तो एंगल 0 से, तभी तो इसकी वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में वेरी करेगी। पहली बात अब थोड़ी क्लियर हो रही है कि नहीं मेरी? cos में उल्टा होगा, एंगल बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, है ना?
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जबकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एंगल उल्टे चलेंगे, इसमें वैल्यू कम है, एंगल बड़ा है, वैल्यू बड़ी है मगर एंगल छोटा है। पहली बात थोड़ी क्लियर है कि नहीं मेरी? इसमें कोई कंफ्यूजन अभी भी? तो सर बस उल्टी जगह लगा दे दोनों को। हाँ, बस 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 यही ध्यान रखना था हमें भी कि भाई एंगल जो वेरी करेगा वो π/4 से π/2 वेरी करेगा, तभी तो वैल्यू 1/√2 से 0 तक वेरी करेगी, है ना। और 2 थीटा कर दिया तो क्या हो गया, π/2 से लेके पाई। और सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा 0 to π, है ना। और उसमें -π/2 लगा देता है, तो -π/2 तो उसमें है ही नहीं, π/2 तो वैसे ही होता नहीं है, यानी कि π/2 से पाई ये सेक की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज अप्लाई कर रहा है। तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या बना देगा, 2 थीटा, और थीटा बन जाएगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1/√2 के अंदर 1 - x², 2 का मल्टीप्लाई होने से आंसर आ गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है डिस्कस भी करेंगे आपके साथ, कुछ भी पूछना है तो आप बताइए। तो सर ये ऐसे उल्टा कौन कौन से फंक्शंस में होता है ये डिपेंड कर जाता है वैल्यूज के ऊपर, है ना, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि कॉस के केस में होता उल्टा है ना। जैसे अगर हम बात करें कि कॉस का जो ग्राफ है ना वो ऐसे चलता है, मतलब यस सर। कि 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1 और π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, 0। यानी कि एंगल बढ़ता है वैल्यू कम होती है। कॉस का ग्राफ अगर आपने देखा हो ना कभी इस तरह से वेरी यस करता सर, है, यस सर। तो ये रीजन है ना। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैल्यू भले ही 0 से 1/√2 इस तरह से चल रही है, मगर एंगल π/4 से π/2 वेरी करेगा, तभी तो 1/√2 से 0 के बीच में वैल्यू आएगी हमारी, है ना। क्योंकि उल्टा लॉजिक चल रहा है, वैल्यू 0 हो रही है मगर एंगल बढ़ रहा है। ओके सर। चलिए, और कोई दिक्कत आपकी? नहीं सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी? नो सर। चलिए, मैं एक आपको थोड़ा सजेशन दूंगा, एक क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान रखना। मैं एनसीईआरटी का एक आपको पेज दिखा रहा हूँ, उस पर जरा विशेष ध्यान रखना जरा, तो ये उसको आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और कहोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक बार। अच्छा, अपनी क्लास सुनिए आपकी, पेज एक बार निकालना 45। जैसे मैं कह रहा था ना आपसे कि बाकी कोई इतनी दिक्कत आती नहीं, केवल दिक्कत आती है तो एक स्टूडेंट को केवल एक क्वेश्चन में दिक्कत आती है, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 45। साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अगर सपोज स्टूडेंट को जाना होगा विशेष को तो ये अपनी बुक ले आ सकते हैं, और रुकता है तो कुछ ना कुछ सीखोगे। -1/√2 से लेकर के 1/√2। फिर दूसरा है साइन इनवर्स 2x। हाँ, पहले बताओ ये पहुंच गए इस पेज पे कि नहीं? यस सर। x वेरी कर रहा है हमारा 1/√2 से लेकर के और 1, और ध्यान रखना यहाँ पर आंसर क्या दे रहे हैं 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ आंसर क्या दे रहे हैं 2 कॉस इनवर्स x। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लॉजिकली समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन में हो क्या रहा है, समझना है बहुत अच्छे से। ये अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन का, बहुत डीप में जाना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को मैं साइन इनवर्स, तो x के लिए क्या पुट करूंगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा और 2 और थीटा का मतलब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपने गलती से x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दी, अब देखो होगा क्या, समझ नहीं आ रहा लॉजिकली इसको। cos इनवर्स यहाँ से क्या हो गया 2 cos थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो गया साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा, क्या बन गया 2 थीटा, और 2 और थीटा क्या बन गया cos इनवर्स। अब ये हो गया आंसर गलत, ये आंसर गलत हो गया। लॉजिकली आपको गलती पता नहीं चलेगी इसमें हुआ क्या, कोई गलती नहीं लगेगी आपको लगेगा क्या दिक्कत है, साइन और साइन 2 थीटा लिख दिया तो मेरे को क्या दिक्कत है इसमें, और थीटा की जगह cos इनवर्स x लिख दिया। आपको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई। गलती होगी इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से गलती होगी, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है -1/√2 से लेकर के 1/√2, और x की वैल्यू आपने लगा दी cos थीटा, cos की वैल्यू क्या जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव केवल इस क्वाड्रेंट में ही वेरी कर सकती है,
और जब मैं उसका डबल करूंगा ना तो कॉस अपनी रेंज में आएगा ही नहीं। अरे कॉस की रेंज तो 0 से पाई होती है, मेरी बात समझ लो कि कॉस थीटा अपनी रेंज में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा है। तो एक तरीके से ये वैल्यू होने वाली है कितने की, 180 + 45, यानी कि क्या होगा 225 डिग्री, ये होगा 225 डिग्री। और 1/√2 है ना, 1/√2 यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में है, यानी कि 360 से 45 करेंगे तो 5 और यहाँ 5 में से यानी कि 315 डिग्री, ये एंगल होगा 315 डिग्री। है ना, -1/√2 से +1/√2 जो वैल्यू करेगी, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, केवल एंगल इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में ही वेरी कर सकता है, तभी नेगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। इसमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव होती है, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इसमें नेगेटिव टू नेगेटिव होती है। अब मैं इसका थीटा करूंगा, थीटा कितना हो गया 225 डिग्री से लेकर के 315 डिग्री, और जब मैं इसका 2 थीटा करूंगा तो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज से बाहर चला गया क्वेश्चन, यानी कि इसलिए क्वेश्चन ये लॉजिकली गलत है। हाँ यार, अब समझ में आई मेरी बात आपको? नहीं है लॉजिकली? यस सर, यस सर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने x की वैल्यू sin थीटा पुट करने से क्या हुआ। x की वैल्यू पुट करी मैंने sin थीटा, तो क्या हो गया -1/√2 से लेकर के 1/√2। sin की वैल्यू पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है ना, पहले नेगेटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट इसमें जा सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये वैल्यू किसकी होगी, sin -π/4, यहाँ पे क्या होगा sin π/4, और यहाँ से क्या होगा sin π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालूंगा। sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो थीटा वैल्यू कर रहा है किसके, -π/4 से लेके +π/4। अगर मैं 2 थीटा वैल्यू करूंगा तो वैल्यू करेगी -π/2 से लेके +π/2, और ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आ गया क्वेश्चन, इसलिए लॉजिकली ये बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है मेरी ये? यस सर। ऐसे ही तो इसलिए कई बार ज्यादा डीप में जानना चाहते तो ध्यान रखना, जब माइनस का लॉजिक होता है ना, माइनस से प्लस, तो आंसर साइन थीटा लगाते हैं, और जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो 0 to पाई होती है, तो ये 0 to पाई में कन्वर्ट हो जाती है, ये -π/2 से लेके +π/2 में कन्वर्ट हो जाती है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो साइन लगाना है, और जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो कॉस लगाना है। दोनों वैल्यूज लगती सेम है, मगर इसका आंसर 2 sin इनवर्स x बनेगा, इसका 2 cos इनवर्स x बनेगा, यानी इसका डिफरेंशियल करूंगा तो 2/√, के अंदर 1 - x² बनेगा, जबकि इसका डिफरेंशियल -2/√। ये इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, और ये आंसर इस पर डिपेंडेंट थे। बात क्लियर है मेरी, आपको समझ आ गई लॉजिकली? यस सर। और जैसे मैंने कहा कि बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स में ज्यादा यूज होता है, बाकी इसके अलावा इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए, और कोई आपकी दिक्कत हो आप उसको बताएंगे आप? नो सर। चलिए फिर क्लास को यहीं पर ही अमेंड करते हैं। ध्यान रखना बस मेरी बात को, छोटी सी ये एग्जाम्पल है ना, जब माइनस से प्लस है तो साइन, और प्लस से प्लस है तो कॉस, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। चलिए ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। जी।